हाँ जी बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यूज वाला चैप्टर। इससे पहले हमने सेल वाला चैप्टर कंप्लीट किया है क्लास 11th का ही। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, टिश्यू होता क्या है, हमने पढ़ा है कि सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो टिश्यू होता है ये बनता कैसे है? ये इन्हीं सेल से ही तो बनता है। ये सेल्स क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग के इंटर सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में कंबाइन होके एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं इनका ओरिजिन सेम होता है, इनकी स्ट्रक्चर सेम होते हैं और ये सेम ही फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। कभी कभी होता है कि इनकी स्ट्रक्चर सेम ना भी हो, ठीक है, लेकिन फंक्शन एक ही करती हैं। तो इन सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है। अब ये जो टिश्यू होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही देखने को मिलता है हमें। यूनिसेलुलर के अंदर तो एक ही सेल होती है, वही सारे काम करती है। तो टिश्यू की जरूरत ही क्यों पड़ी थी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी होती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बॉडी होने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर होते हैं अलग अलग सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इनके लिए अलग अलग तरीके के टिश्यू की जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां पे अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग तरह का काम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन का होगा, है ना। तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग फंक्शन होता है, तो अलग अलग टिश्यू की रिक्वायरमेंट है वहां पे। इनको इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह की सेल्स की जरूरत पड़ती है हमें। तो क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अलग अलग सिस्टम होने की वजह से अलग अलग टिश्यू को अलग अलग काम करना पड़ता है। तो इसीलिए वहां पे इस चीज की जरूरत पड़ी, टिश्यू की जरूरत पड़ी, क्योंकि सिंगल सिंगल सेल्स जो है अगर वो काम करने लगेंगी तो उनका वर्क एफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन अगर यही सेल्स एज अ टीम काम करेंगी तो उनका वर्क काफी एफिशिएंट होगा। इसीलिए सेल्स क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाती हैं, और उसी ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू बोलते हैं। और वही टिश्यू क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ये सारी चीजें बनाते हैं फिर। ठीक है। देखो, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या होता है? मान लो कि सेल्स पड़ी हुई है और इनके सराउंड में ये मैट्रिक्स पड़ा हुआ है। तो ये सेल्स क्या करती हैं? अपने इस सराउंडिंग मैट्रिक्स के साथ में मिलके क्या करते हैं? एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाती हैं। ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। along with intercellular substance performing a specific function and sharing a common embryonic origin। और इन सारी की सारी सेल्स का क्या होगा? ओरिजिन सेम होगा, ये सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगी। इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हम अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखें तो आरबीसी जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं, डब्ल्यूबीसी की अलग होती है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, लेकिन फंक्शन और ओरिजिन ये सेम जरूर होंगे। ठीक है। देखो, डिवीजन ऑफ लेबर में यही बता रखा है इन्होंने कि भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसी वजह से उनके अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती है। और इसीलिए हमें यहाँ पे किस चीज की जरूरत पड़ी? टिश्यू की जरूरत पड़ी। अब हमारे टिश्यू होते हैं चार टाइप के: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। अब देखो क्या क्या काम करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा? कवरिंग का काम करेगा और प्रोटेक्शन का काम करेगा। कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा? हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा और उनको सपोर्ट करेगा। मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करेगा। और न्यूरल टिश्यू क्या करता है? कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि मैसेजेस को एक एक ऑर्गन से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। चलो अब रीड एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू है ना, दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। ये जो सिंपल वाला होता है इसमें जो सेल्स होती हैं वो सिंगल लेयर में ऐसे अरेंज्ड होती हैं, सिंगल लेयर में। लेकिन कंपाउंड वाले में मल्टीपल लेयर्स में अरेंज्ड होती हैं ये। इसीलिए कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को स्ट्रेटिफाइड टिश्यू भी बोला जाता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये फर्दर तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है हमारा सिंपल स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। दूसरा होता है क्यूबोइडियल एपिथेलियल टिश्यू और तीसरा होता है कोलुमनर, कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। जो स्क्वैमस होता है इसकी सेल्स चपटी होती हैं, ऐसे चपटी चपटी सी होती हैं। और क्यूबोइडल वाले की सेल्स कैसी होती है? क्यूब जैसी होंगी। और जो हमारा ऐसे क्यूब जैसी होंगी। और जो ये हमारा कोलुमनर है इसकी कैसी होंगी? ऐसे कोलुमनर सेल्स होंगी। ठीक है। तो देखो, देखो फ्री सरफेस यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि भाई जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है उसकी एक साइड हमेशा क्या रहती है? फ्री रहती है। अब मान लो कि हमारा बॉडी सरफेस है, हमारी
बॉडी है ये, तो इसकी आउटर लाइनिंग बना सकता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, इसके अंदर वाली लाइनिंग बना सकता है। यहाँ पे अगर कोई ऑर्गन है तो ऑर्गन की बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट हो सकता है, अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट हो सकता है, यही इधर अंदर की साइड में प्रेजेंट हो सकता है और बाहर की साइड में भी प्रेजेंट हो सकता है हमारी बॉडी पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बात बोल रखी है कि भाई जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है उसकी एक साइड हमेशा क्या होती है, फ्री होती है। अब अगर हम यही इस साइड में देखेंगे तो इसका ये वाला हिस्सा क्या है, फ्री है, और दूसरे वाला हिस्सा यहाँ पे क्या है, फ्री है। ऐसे ही ये ऑर्गन के ऊपर लगा हुआ तो ये हिस्सा फ्री है और अंदर की साइड में ये वाला फ्री है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे यही बात बता रखी है। Possesses a prominent free surface that directly faces either the internal body fluid, या तो ये internal body fluid की तरफ हो सकता है इसका free surface, और the outside external environment, या फिर इसका free surface external environment की तरफ भी हो सकता है। Providing a covering और lining, और ये हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, या तो कवरिंग और लाइनिंग। ठीक है, एक ही बात है, लाइनिंग प्रोवाइड करता है। लाइनिंग मतलब अंदर की तरफ लगा हुआ है और कवरिंग मतलब बॉडी को कवर कर रखा है इसने। अब ये जो हमारा टिश्यू होता है, कोई कोई सा भी लगा लो, चाहे एपिथेलियल लगा लो, कनेक्टिव टिश्यू लगा लो, कोई सा भी टिश्यू है अगर हमारा, तो वो हमेशा ही नीचे एक लेयर के ऊपर रखा हुआ होता है, और इस लेयर को हम बोल देते हैं बेसमेंट लेयर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारा टिश्यू होता है ना, ये कैसा होता है, नॉन वास्कुलर होता है। टिश्यू कैसा है, नॉन वास्कुलर। नॉन वास्कुलर का मतलब क्या है कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं है, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, ये बेसमेंट लेयर के अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे से, और इन्हीं पोर्स की हेल्प से ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे टिश्यू तक पहुंच पाते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होती है, ये वास्कुलर होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या करती है, ये न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को हमारे टिश्यू तक सप्लाई करती है। तो जो हमारे टिश्यू होते हैं वो किस पे रखे हुए होते हैं, इसी बेसमेंट लेयर के ऊपर रखे हुए होते हैं। देखो, every epithelial tissue rests upon a specialized structural boundary called basement membrane। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होती है, ए सेलुलर होती है, सेल्स की बनी हुई नहीं होती है। इट इज कम्प्लीटली नॉन सेलुलर, कंटेन नो लिविंग सेल, कोई लिविंग सेल्स नहीं होती है, नो न्यूक्लियाई, कोई न्यूक्लियाई नहीं, कोई साइटोप्लाज्म नहीं। इट इज थिन डेलिकेट मैट्रिक्स लेयर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, किस चीज की बनी हुई है, और ये प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई है। ये कैसी होती है, एपिथेलियल टिश्यू और कम्प्लीटली एवास्कुलर, एवास्कुलर। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कैसा है, एवास्कुलर है, मीनिंग ब्लड वेसल्स नेवर पेनिट्रेट इनटू द एपिथेलियम, ब्लड वेसल्स इसके तक पहुंचती ही नहीं है। सेल्स रेयरली एंटायरली ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन टू स्टे अलाइव। तो हमारी जो सेल्स है वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे डिपेंडेंट है जिंदा रहने के लिए। फिर है मेटाबॉलिक सीव। मेटाबॉलिक सीव मतलब यही बता रखा है कि इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन डिफ्यूज होते हैं कहाँ तक, एपिथेलियल सेल्स तक। ठीक है, अब ये आ गए हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप। सबसे पहला है हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। इसकी लाइनिंग कैसी होती है, थिन थिन होती है, टाइल्स की तरह ये पतला टिश्यू होता है। स्ट्रक्चर देखो, और सिंगल सिंगल लेयर में अरेंज होता है, अल्ट्रा थिन लेयर ऑफ फ्लैट फ्लैट टाइल लाइक सेल्स। सेल्स कैसी होती हैं इसकी, फ्लैट होती हैं, टाइल जैसी होती हैं, विद डिस्टिंक्ट इरेगुलर बाउंड्रीज, और इनकी बाउंड्री कैसी होती है, ऐसे इरेगुलर होती है, कोई रेगुलरिटी नहीं होती है, कोई किसी शेप में है, कोई किसी शेप में है, इस तरीके से। फंक्शन क्या है इनके, डिफ्यूजन का फंक्शन होता है इनका, डिफ्यूजन बाउंड्री अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का होता है, दैट अलाउज मॉलिक्यूल्स टू पास इंस्टेंटली, यानी कि इनका मेन फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन का। इनकी लोकेशन क्या होती है, कहाँ पे पाए जाते हैं, वॉल ऑफ ब्लड वेसल। अब देखो, क्योंकि ये टिश्यू बहुत पतला होता है, बहुत थिन सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, थिन सेल्स हैं तो इनके अंदर से डिफ्यूजन इजीली हो सकता है, इनके अंदर से गैसेज इजीली जा सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये कहाँ पर पाया जाएगा, उसी जगह पे पाया जाएगा जहाँ पे डिफ्यूजन होता होगा। तो डिफ्यूजन मेनली कहाँ पे हो सकता है, ब्लड वेसल्स के या तो अंदर की साइड पे मिल सकता है, या फिर ये बाहर की साइड पे मिल सकता है। एयर सेक्स जो हमारे एल्वेलाई होते हैं उनके अंदर होता है, बोमेंस कैप्सूल किडनी के अंदर जो होते हैं उनके अंदर भी होता है। तो इसकी हमने 3 लोकेशन देखी, कौन कौन सी, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, एयर सैक और बोमेंस कैप्सूल। फिर है हमारा सिंपल क्यूबॉइडियल एपिथेलियल टिश्यू। इसकी सेल्स कैसी होंगी, ऐसी क्यूब जैसी। ठीक है, देखो, कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सिमेट्रिकल क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब जैसी सेल्स होते हैं। फंक्शन क्या है इसका, सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का। इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, ब्रश बॉर्डर मॉडिफिकेशंस। ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं हमारे पीसीटी में, यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। किडनी नेफ्रॉन जो होते हैं ना, नेफ्रॉन के अंदर एक पार्ट होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके अंदर ये सिंपल क्यूबोइडियल एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाई हो जाता है और क्या बनाता है, ब्रश बॉर्डर मॉडिफिकेशन, यानी कि ये इस तरीके से
इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि वहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। द सेल सरफेस फोल्ड इनटू मिलियंस ऑफ माइक्रोविलाई। सेल का सरफेस बहुत सारे क्या बना देता है? ये ऐसी ऐसी माइक्रोविलाई बना देता है, एक्सपेंडिंग द सरफेस एरिया बाय नियरली 20 टाइम्स। सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए ये माइक्रोविलाई बनती है, यानी कि क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाई हो जाता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू में, ताकि सरफेस एरिया वहां पे इंक्रीज हो सके और वहां पे क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो सके। कहाँ पे मिलेगा ये हमें? ये हमें मिलता है सिक्रेटरी डक्ट्स में, सिक्रेटरी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलता है, पैनक्रेटिक ग्लैंड्स में मिलता है, पीसीटी और डीसीटी, यानी कि नेफ्रॉन के ये जो दो पार्ट होते हैं पीसीटी और डीसीटी, उनमें मिलता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये हमें कहाँ पे मिल सकता है, इस तरीके से याद रखना कि ये हमें मिलता है भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले एरिया में। कौन से में? किडनी का जो पीसीटी और डीसीटी होता है ना, वहां पे। ठीक है। और कहाँ पे मिलता है? सलाइवरी और पैनक्रेटिक ग्लैंड्स में मिलता है। क्यों मिलता है ये यहाँ पे सलाइवरी और पैनक्रियाटिक ग्लैंड में? क्योंकि इसकी सेल्स क्यूब जैसी होती हैं और क्यूब जैसा शेप होने की वजह से ज्यादा सिक्रीशन कर सकते हैं। इसी वजह से ये कहाँ पे मिलती है हमें? सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स में मिलती है। देखो, इससे पहले हमने कौन सा किया था? इससे पहले हमने किया था स्क्वेमस। ये कहाँ पे मिला था हमें? ब्लड वेसल्स के अंदर, एयर सैक के अंदर और वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि जैसे ये एल्वेलाई है, इसके साथ में ये ब्लड वेसल है हमारी, यहाँ से ऑक्सीजन इधर आएगी और यहाँ से CO2 उधर जाएगी। तो ये एल्वेलाई में भी है, ब्लड वेसल में भी है और वुमेन्स कैप्सूल के अंदर भी है, किडनीज में। ठीक है। ऐसे ही हमने इसका याद किया है, ये कहाँ पे मिलेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन से पार्ट में? किडनी वाले, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर। कौन से पार्ट में? पीसीटी और डीसीटी। और कहाँ पे मिलता है? सलाइवरी और पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स में। क्या करता है? सिक्रीशन करता है। अब कोलिमिनर एपिथेलियम, ये कैसे होता है? इसकी सेल्स होती हैं इस तरीके से कॉलम जैसे, बड़ी बड़ी, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन किया जा सके। इसीलिए इनकी शेप ऐसी कॉलम जैसी होती है। देखो, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ही होती है, लेकिन इनकी सेल्स कैसी होती हैं? टॉल होती हैं, सिलेंडर जैसी होती हैं, पिलर जैसी होती हैं। क्रुशियली देयर न्यूक्लियाई, इनकी न्यूक्लियाई लोकेटेड होती है कहाँ पे? बेस पे। इनकी न्यूक्लियाई कहाँ पे होती है? बेस पे, कोलुमनर वाले की। इनका फंक्शन क्या है? इंटेंस एंजाइम एब्जॉर्प्शन, एंजाइम्स को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशन किया जा सके। और ये क्या करती हैं? प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम द हार्श इंटरनल केमिकल्स, लाइक जैसे कि स्टमक के अंदर HCl बनता है, तो उस HCl से हमारे स्टमक की लाइनिंग को बचा सके, इसीलिए ये वहां पे पाई जाती हैं। ठीक है। तो इनका मेन काम क्या होता है कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू का? इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन का, सिक्रीशन का और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का। ये पाई कहाँ पे जाती हैं? ये पाई जाती हैं लाइनिंग ऑफ स्टमक और लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि हम याद कर सकते हैं कि कोलिमिनर एपिथेलियम रिलेटेड है किससे? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। कहाँ पे मिलता है? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो हमारा क्यूबोइडल है, इसको याद रखना है एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन से पार्ट में? किडनी में जो नेफ्रॉन मिलते हैं उनके पीसीटी, डीसीटी और सलाइवरी और पैनक्रियाटिक डक्ट्स के अंदर। और ये जो हमारा स्क्वेमस है, ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है, इसमें याद रखना है तुम्हें, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एल्वेलाई और उसके साथ में कनेक्टेड होते हैं जो ब्लड वेसल्स। ठीक है। और मोमेंट्स कैप्सूल। ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे एक टर्म आई है गोबलेट सेल्स। अभी ऊपर हमने क्यूबोइडल टिश्यू के अंदर देखी थी कि एक मॉडिफिकेशन थी जिसको हमने बोला था ब्रश बॉर्डर मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशन आती है कोलुमनर वाले में। तो ये कौन सी होते हैं? गोबलेट सेल्स। ये गोबलेट सेल्स क्या होती हैं? ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सिंगल सेल्स विद इन दिस रो कॉन्टिन्यूअसली सिक्रीट थिक स्लाइमी म्यूकस टू कीप द ट्रैक लुब्रिकेटेड। ये मिलते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर और ये एक सिंगल सेल होती है। ये मतलब सिंगल सेल क्या करती है? म्यूकस को सिक्रीट करती है। ठीक है। ये कोलुमनर सेल होती है, कोलुमनर सेल सिंगल सेल ही क्या करती है? म्यूकस को सिक्रीट करती है। ये मॉडिफिकेशन होती है किसकी? कोलुमनर एपिथेलियम की। ठीक। आगे देखो, फिर हमारे सिलेटेड एपिथेलियम। एक तरह से ये भी हम यही बोल सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ही होते हैं हमारे क्यूबोइडल और कोलुमनर टिश्यू के और एपिथेलियल टिश्यू के। देखो, सरफेस में क्या होता है? क्यूबोइडल और जो कोलुमनर एपिथेलियम है उस पे बस सीलिया प्रेजेंट हो जाते हैं और उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। देखो, ये इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? सिंपल क्यूबोइडल और कोलुमनर सेल्स बियरिंग फाइन। सिंपल क्यूबोइडल और कोलुमनर सेल्स पे क्या लग जाते हैं भाई? क्या अटैच हो जाते हैं? फाइन डायनेमिक हेयर लाइक
प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, जिनको हम क्या बोल देते हैं, सीलिया बोल देते हैं, ऑन देयर फ्री सरफेस। फंक्शन क्या होता है इनका, इन पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो इजीली ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, यूनिडायरेक्शनल मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ये टिश्यू क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन कराएगा। सीलिया बीट्स इन रिदमिक वेव लाइक हाईली कोऑर्डिनेटेड पैटर्न, यानी कि सीलिया एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। टू पुश पार्टिकल्स और फ्लूइड, किसको पुश करते हैं, पार्टिकल्स को और फ्लूइड को एक ही डायरेक्शन में। कहाँ पे मिलता है, इनर सरफेस ऑफ विसरल स्ट्रक्चर, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, जो म्यूकस फंसा रह जाता है या फिर कोई डस्ट पार्टिकल फंस जाते हैं, तो उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकालने के लिए ये क्या करते हैं, सीलिया एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ रिदमिकली मूव करने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूकस ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इसीलिए इंसिलेटेड एपिथेलियम एक तो हमने देखा कहाँ पर है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और दूसरे होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में, जो फीमेल रेस्पिरेटरी सॉरी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ओविडक्ट होती है ना, जो उसमें जो जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, उसके अंदर पाया जाता है ये। वहां पे ये क्या करेगा, पुशेस द नॉन मोटाइल फीमेल एग। फीमेल एग कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, और उसको ये कहाँ पर लेके आता है, यूट्रस तक लेके आता है। अब हमारा जो ओव्यूल है वो खुद तो मूव नहीं कर सकता ना, खुद तो मोटाइल होता नहीं है स्पर्म की तरह, तो उसको मूव कराने के लिए वहां पे क्या होते हैं, वहां पे सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ पे 3 मॉडिफिकेशंस देखे हैं एपिथेलियल टिश्यू की, कौन सी, ब्रश बॉर्डर मॉडिफिकेशन और गोबलेट सेल्स, और तीसरा हमने देखा सिलेटेड एपिथेलियम। ये तीनों की तीनों क्या है, मॉडिफिकेशंस हैं, किसकी, क्यूबॉइडल और कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू की। ठीक है, इनमें से जो हमारी गोबलेट सेल्स हैं ये कैसी है, ये सिंगल सेलुलर एपिथेलियम टिश्यू है। बाकी जो हमने 2 मॉडिफिकेशन देखे हैं, सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू और ये जो दूसरा ब्रश बॉर्डर मॉडिफिकेशन, ये कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होते हैं। यानी कि गोबलेट सेल तो सिंगल ही म्यूकस को सिक्रीट करती है, सिंगल सेल ही म्यूकस को सिक्रीट करती है, और ब्रश बॉर्डर मॉडिफिकेशन जब होते हैं तो इसके अंदर सिंगल सेल के बजाय कई सारी सेल्स होती हैं जो उसी सेम फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। इसी तरीके से सिलिएटेड में भी क्या होता है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, मल्टीपल सेल्स होती हैं जो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं।